मूवी की शुरुआत में हम एक कार को देखते हैं जो सड़क के किनारे पर आकर के रुकती है। तभी इस कार में से फ्रैंक नाम का एक आदमी बाहर निकलता है जो दिखने में बहुत ज्यादा सीरियस नजर आ रहा था। अब वो बार के अंदर जाता है और एक कुर्सी पर जाकर के बैठ जाता है। तभी उसके पास एक वेट्रेस आती है और उसे मेन्यू कार्ड दिखाती है, लेकिन फ्रैंक उसे कुछ भी नहीं बोलता और सिर्फ इशारों में ही ऑर्डर दे देता है। ये देख कर के वो वेट्रेस मन ही मन में सोचती है कि साले के मुंह में जुबान नहीं है क्या। लेकिन यहाँ पर फ्रैंक उस वेट्रेस को कोई भी जवाब नहीं देता, बल्कि एकदम खामोश बैठकर के दूर की आवाजों को अपने दिमाग में ही सुनना शुरू कर देता है। अभी वो आंखों को बंद करके चारों तरफ की आवाजों को बड़े ही गौर से सुन रहा था। तभी अचानक से उसे किचन में से सेफ की आवाज सुनाई देती है। तब वो फौरन उठकर के किचन की तरफ जाता है। फिर वो उस किचन के अंदर जाकर के उसे लॉक कर देता है और मन ही मन में माँ बहन की गालियां देते हुए उसकी धुलाई करना शुरू कर देता है। उस सेफ को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये मुझे मार क्यों रहा है, लेकिन फ्रैंक तो उसे गंदे कपड़े समझ कर के बुरी तरीके से धो रहा था। यहाँ पर फ्रैंक उसे लगातार 35 मिनट तक मारता रहता है, जिससे इस खाना बनाने वाले शेफ का ही कचूमर बन जाता है। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम फ्रैंक को देखते हैं जो एक बहुत ही जबरदस्त और सक्सेसफुल लॉयर हुआ करता था। फिर हम फ्रैंक की फैमिली को देखते हैं जिसमें उसकी वाइफ का नाम सुई और एक छोटी बेटी है जिसका नाम ओलिविया है। फ्रैंक हमेशा अपने काम में ही व्यस्त रहता है और अपनी फैमिली को बिल्कुल भी टाइम नहीं देता। इस वजह से उसकी वाइफ और बेटी हमेशा उससे नाराज रहते हैं और वो आए दिन उससे कंप्लेंट करते रहते हैं कि वो हमारे साथ बिल्कुल भी टाइम नहीं बिताता। ओलिविया रोजाना फ्रैंक को कॉल करके याद दिलाती है कि जल्दी ही उसकी परफॉर्मेंस का दिन आ रहा है और ऐसे ही ओलिविया की परफॉर्मेंस का दिन आ जाता है। जब वो छुप कर के देखती है तो सीट पर सिर्फ उसे उसकी माँ दिखाई देती है। इस चीज को देख कर के ओलिविया का दिल टूट जाता है और वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। उधर हम फ्रैंक को देखते हैं जो बहुत ही जल्दबाजी में अपनी बेटी की परफॉर्मेंस में जाने के लिए निकलने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उसका एक क्लाइंट आ जाता है और उसे बहुत देर हो जाती है। क्लाइंट से बात करने के बाद जब वो निकलने लगता है तब बहुत तेज बारिश हो रही थी और इस वजह से चारों तरफ ट्रैफिक का जाम लग गया था। अब जैसे तैसे करके फ्रैंक जब अपनी बेटी के स्कूल पहुंचा तब तक परफॉर्मेंस खत्म हो चुकी थी। तब फ्रैंक ने सोचा कि वो दोनों घर चले गए होंगे। फिर जब वो घर पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब फ्रैंक घर में बैठ कर के उनका इंतजार करने लगता है। काफी रात हो जाने के बाद भी वो दोनों घर पर नहीं आते। तभी अचानक से फ्रैंक के घर के दरवाजे पर पुलिस की गाड़ी आकर के रुकती है। आधी रात को पुलिस की गाड़ी को अपने दरवाजे पर देख कर के फ्रैंक घबरा जाता है और उसे किसी अनहोनी का अंदेशा होने लगता है। तभी पुलिस वाले फ्रैंक को बताते हैं कि तुम्हारी बेटी और वाइफ का किसी ने खून कर दिया है और खून करने के बाद उनकी लाशों को एक नाले में फेंक दिया था। ये खबर सुनकर के फ्रैंक के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। अब पुलिस वाले फ्रैंक को उस जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर उसकी वाइफ और बेटी को मारा गया था। वहाँ पहुँचकर फ्रैंक जब अपनी बेटी और वाइफ की लाशों को देखता है तो फूट फूट करके रोने लगता है। फिर अगले दिन उन दोनों का फ्यूनरल होता है जहाँ पर हम फ्रैंक को देखते हैं जो एकदम खामोश और सन्नाटा बने हुए बैठा था। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि अब उसकी वाइफ और बेटी इस दुनिया में नहीं है। तभी फ्रैंक के पास उसका ससुर आता है और उसे गालियां देने लगता है और कहता है कि साले तेरी वजह से मेरी बेटी की जान गई है, तू ही उन दोनों की मौत का जिम्मेदार है क्योंकि तेरे क्लाइंट हमेशा ही पैसे वाले और अमीर लोग रहे हैं और तू इतना अंधा हो चुका था कि तुझे पैसों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और अब आज के बाद अपनी मनुष्य शक्ल लेकर के मेरे सामने मत आना। लेकिन फ्रैंक उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और एक खामोश मुजस्समा बने हुए चुपचाप सुनता रहता है। तब फ्रैंक का ससुर चक यहाँ से चला जाता है। अब फ्रैंक यहाँ से अपने घर जाता है और अपनी बेटी के रूम में जाकर के उसकी सारी चीजों को देखने लगता है और उसे याद करके फूट फूट करके रोना शुरू कर देता है। अब ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। फिर एक दिन फ्रैंक जब पुलिस स्टेशन जाता है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात डिटेक्टिव लस्टीजर से होती है। उसकी बातों से फ्रैंक को पता चलता है कि केस को लेकर के पुलिस बिल्कुल भी सीरियस नहीं है और केस जहाँ पर पहले था अभी भी वहीं का वहीं पड़ा है। इससे फ्रैंक बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। फिर वो एक बार में जाता है और बहुत ज्यादा शराब पीता है। तभी उसे पता चलता है कि इस बार के अंडरग्राउंड में इलीगल फाइट हुआ करती है। तब वो नीचे चला जाता है और उस फाइट को देखने लगता है। अब वो जैसे जैसे उस फाइट को देखता है उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगता है और मन ही मन में सोचता है कि साले तो इतना डरपोक और बुजदिल है कि अपनी वाइफ और बेटी के कातिलों को ऐसे ही छोड़ देगा। अब यहाँ पर फ्रैंक एक फाइटर के पास जाकर के उसे गाली देना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि साले अभी एक थप्पड़ दिया ना तो तेरी यहीं पर पैंट गीली हो जाएगी। फ्रैंक ऐसे ही उसे बार बार गालियां देना और चिढ़ाने लगता है। तब उस फाइटर का दिमाग खराब हो जाता है और वो फ्रैंक को बड़ी बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। अब इस चीज से फ्रैंक को गुस्सा आने की बजाय मजा आने लगता है क्योंकि वो अपनी वाइफ और बेटी की मौत का जिम्मेदार खुद को मान रहा था। इसलिए वो उस फाइटर से जानबूझकर के मार खाकर के अपने आप को सजा दे रहा था। अब फ्रैंक रोजाना यहाँ पर आना शुरू कर देता है और रिंग में जाकर के जानबूझकर के उन फाइटर से मार
खाना शुरू कर देता है। अब रोजाना इसी तरह से मार खाकर फ्रैंक के चेहरे पर चोट के निशान बन जाते हैं। फिर एक दिन एक फाइटर फ्रैंक को बड़ी बेरहमी से मार रहा था। तभी यहाँ पर हैंक नाम का एक पुलिस वाला आता है और उस फाइटर से कहता है कि साले तेरे बाप की कसम है रुक जा, ये तो पहले से ही मरा हुआ है, इसे क्या मार रहा है। फिर वो फ्रैंक को यहाँ से निकाल कर के अपने साथ ले जाता है और अपने बारे में बताते हुए कहता है कि जब मैं दुखी था तब मैं भी यहाँ पर आकर के मार खाया करता था। फिर वो फ्रैंक से कहता है कि अपनी तकलीफों को दूर करने का ये सही रास्ता नहीं है। यहाँ पर हैंक फ्रैंक से कहता है कि तुम्हारे केस को पुलिस वालों ने सस्पेंड कर दिया है और अब उस केस पर कभी भी कोई सुनवाई नहीं होगी। ये सुनकर के फ्रैंक और भी ज्यादा दुखी हो जाता है और सोचता है कि अब उसकी वाइफ और बेटी को कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा। फिर फ्रैंक यहाँ से उठकर के चला जाता है। तभी रास्ते में उसे एक छोटी लड़की मिलती है जो वेश्यावृत्ति का काम किया करती थी। वो फ्रैंक को अंदर आने के लिए आवाज देती है। तब फ्रैंक उस लड़की को समझाते हुए कहता है कि तुम्हारी उम्र बहुत कम है, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। तभी यहाँ पर उस लड़की का दलाल आ जाता है और उसे यहाँ से ले जाने लगता है। तब फ्रैंक उसे रोकने की कोशिश करता है। ये देख कर के वो दलाल फ्रैंक को मारना शुरू कर देता है, लेकिन आज फ्रैंक मार खाने की बजाय उसके वार को रोकने की कोशिश करता है। तभी वो लड़की एक चाकू उठाती है और फ्रैंक को मारने लगती है। तब फ्रैंक उस चाकू को अपने हाथ में पकड़ लेता है, लेकिन इससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो अपने पीछे लगे हुए एक शीशे पर जाकर के गिरता है, जिससे वो शीशा टूट जाता है और वो नीचे जाकर के एक बुक स्टोर में गिर जाता है। तभी वो देखता है कि उसके पैर में से बहुत ज्यादा खून बह रहा है। तब वो एक किताब उठाता है और अपने जख्म पर लगाकर के वहाँ से भागने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि यहाँ पर पुलिस आ चुकी है, इसलिए वो एक सुनसान गली में जाकर के छुप जाता है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि अगर वो पकड़ा गया तो उसकी परेशानियां और बढ़ जाएगी। फिर थोड़ी देर में ही वो पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। जब फ्रैंक उस किताब को खोल करके देखता है तो उसे पता चलता है कि ये किताब मार्कस ऑरेलियस की है और इसमें उन्होंने अपने मेडिटेशन के बारे में लिखा था। अब फ्रैंक जब उस किताब को पढ़ता है तो ये उसे बहुत ही अच्छी लगती है। अब ऐसे ही दिन रात वो उस किताब को पढ़ने में लगा हुआ था। जब फ्रैंक उस पूरी किताब को पढ़ देता है तब उसे समझ में आता है कि उसे अपनी वाइफ और बेटी की मौत का बदला खुद ही लेना होगा। अब वो इसके लिए प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। अब रोजाना एक्सरसाइज के साथ साथ मार्शल आर्ट की क्लास भी लेना शुरू कर देता है। अब वो रोजाना मार्शल आर्ट के लिए जाने लगता है और उसका टीचर उसे एहसास दिलाता है कि वो अभी इस लायक नहीं हुआ कि दूसरों से लड़ सके। अब ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है जब फ्रैंक मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर लेता है और अपने टीचर को ही हरा देता है। इसके साथ ही वो बॉक्सिंग की भी प्रैक्टिस करता रहता है ताकि उसके पंच सन्नी देओल की तरह इतने ताकतवर और दमदार हो जाए कि अगर वो दीवार पर एक घुसा मार दे तो दीवार नीचे गिर जाए। फिर कुछ दिनों में ही फ्रैंक अपनी वाइफ और बेटी की मौत का बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। फिर एक दिन फ्रैंक उसी किताब को वापस बाहर निकालता है और उसके ऊपर जो तस्वीर बनी हुई थी उसके मुंह को पेन से स्क्रैच करके बंद कर देता है। इसका मतलब था कि फ्रैंक आज के बाद अपनी जबान से कुछ भी नहीं बोलेगा। यहाँ पर वो कसम खाता है कि जब तक वो अपनी वाइफ और बेटी की मौत का बदला नहीं ले लेता तब तक अपनी जुबान से एक लफ्ज भी नहीं बोलेगा और अब बोलेंगे तो सिर्फ उसके हाथ और लात बोलेंगे। फिर ऐसे ही वो खामोश रहने लग जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके ना बोलने की वजह से उसके सुनने की ताकत बढ़ चुकी है। उसकी खामोशी ने उसके सुनने की ताकत को बढ़ा दिया था। अब वो आंखों को बंद करके अपने माइंड में बहुत दूर तक की आवाजों को सुन लेता है। अब फ्रैंक अपने वाइफ और बेटी के कातिलों का पता लगाने के लिए उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसे उनकी लाशें मिली थी। वहीं पर उसे एक घर नजर आता है। जब वो उस घर में जाता है तो वहाँ पर सिर्फ फर्नीचर रखे हुए थे। जब वो उस पूरे घर को अच्छी तरह से देखता है तब उसे पता चलता है कि ये कंटेनर है और उसमें एक बड़ा होल बना हुआ है जहाँ से वो जगह साफ नजर आती है जिस जगह उसकी वाइफ और बेटी की लाशों को फेंका गया था। फिर थोड़ी देर बाद फ्रैंक जब अपनी कार के पास आता है तो देखता है कि वहाँ पर 4 आदमी खड़े हैं जो उसकी गाड़ी को चुराने की फिराक में है। जब फ्रैंक गाड़ी के पास आता है तो वो चोर उससे दादागिरी करने लगते हैं और कहते हैं कि अबे लंगूर चुपचाप गाड़ी की चाबी निकाल करके दे, नहीं तो साले को इतना मारेंगे कि घर वाले तेरे चेहरे को नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन फ्रैंक उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता है क्योंकि उसने ना बोलने की कसम खा रखी थी। फिर वो चोर अपने कुत्ते को फ्रैंक पर हमला करने के लिए कहते हैं, लेकिन फ्रैंक जब उस कुत्ते की आंखों में आंखें डाल करके देखता है तो उस कुत्ते की भी फट जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। ये देख कर के वो चारों आदमी फ्रैंक पर हमला कर देते हैं। तब फ्रैंक उनके कुत्तों की तरह धुलाई करना शुरू कर देता है। तभी एक आदमी अपनी गन निकालता है और फ्रैंक को गोली मार देता है। गोली लगने के बाद भी फ्रैंक उस आदमी को बुरी तरीके से मारता है। तब वो चारों अधमरे होकर के यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। तभी हम उस कुत्ते को देखते हैं जो वापस फ्रैंक की तरफ आता है, लेकिन तब तक फ्रैंक बेहोश हो चुका था। जब फ्रैंक की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक घर में पाता है और किसी ने उसके जख्मों पर मरहम भी लगा दिया था। तभी हम यहाँ पर अलमा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक हॉस्पिटल में नर्स है और अलमा ही फ्रैंक को यहाँ पर लेकर के आई थी। यहाँ पर अलमा फ्रैंक से बहुत सारे सवाल पूछती है पर फ्रैंक उसकी बातों का कोई भी
जवाब नहीं देता। लेकिन अल्मा को इस चीज का पता नहीं था कि फ्रैंक ने ना बोलने की कसम खा रखी है। अब फ्रैंक जैसे ही घर से बाहर निकलता है तभी वो उसी कुत्ते को देखता है। तब फ्रैंक उस कुत्ते को अपने साथ अपने घर पर ले आता है। फिर एक दिन अल्मा फ्रैंक के घर पर उसका वॉलेट लेकर के आती है और कहती है कि तुम ये वहीं पर भूल गए थे। फिर फ्रैंक उसे अपने घर के अंदर लेकर के जाता है और उसे अपनी वाइफ और बेटी की फोटो को दिखाता है। अब अल्मा इन सारी चीजों को देखने के बाद समझ जाती है कि फ्रैंक ने ना बोलने की कसम खा रखी है। अब वो भी उसके इस मिशन में उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। फ्रैंक अल्मा को उस कंटेनर के बारे में बताता है। तब अल्मा उसके मालिक का पता लगाकर के फ्रैंक को बता देती है। अब यहाँ से कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है जब फ्रैंक उस सेफ की धुलाई कर रहा था। उस सेफ का नाम शिवर्स है। फ्रैंक उसे बुरी तरीके से टॉर्चर करते हुए अपनी वाइफ और बेटी का फोटो दिखाता है और बगैर बोले ही उससे पूछने की कोशिश करता है कि हरामजादे इनको क्यों मारा था। तब वो सेफ कहता है कि मैंने उनको नहीं मारा था, बल्कि वहाँ पर मैंने एक पुलिस वाले को देखा जो उन लाशों को अपनी गाड़ी में लाया था और फिर वहीं एक नाले में फेंक कर के वहाँ से चला गया। ये सुनने के बाद फ्रैंक उस कुत्ते को लेकर के फिर से उसी जगह पर जाता है। अब वो कुत्ता गाड़ी से बाहर आकर के सूंघते हुए एक दूसरे नाले के पास पहुँचता है। फ्रैंक भी उसके पीछे पीछे जाता है। तब फ्रैंक को उस दूसरे नाले में अपनी वाइफ का पर्स मिल जाता है, जिससे वो समझ जाता है कि वो सेफ सच बोल रहा था। यहाँ पर फ्रैंक को यकीन हो जाता है कि किसी पुलिस वाले ने ही उसकी वाइफ और बेटी को मारा है। अब फ्रैंक यहाँ से पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। तब वो वहाँ पर रखे हुए कंप्यूटर को चेक करता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उस रात उस जगह पर हैंक ड्यूटी कर रहा था। फिर फ्रैंक उसके घर पर जाता है और सारी चीजों की तलाशी लेने लगता है। तभी वो अपनी बेटी की फोटो उसकी बेटी के साथ देखता है। फिर वो वार्डरोब को खोल करके देखता है। तब उसे पुलिस की एक ड्रेस दिखाई देती है जो एक जगह से फटी हुई थी। उसे उसमें गोल्डन कलर का धागा दिखाई देता है। तभी उसे उस पुलिस वाले की बात याद आती है जिसने उसकी वाइफ और बेटी की मौत की खबर दी थी। उसने फ्रैंक को बताया था कि वहाँ पर गोल्डन कलर का एक धागा भी मिला था। तभी फ्रैंक को वार्डरोब के नीचे एक बड़ा बैग नजर आता है। जब वो उसे खोल करके देखता है तो उसमें बहुत सारी मैगजीन रखी हुई थी और उन पर फ्रैंक के फोटो के साथ साथ उसकी उपलब्धियों के बारे में भी लिखा हुआ था। तभी एक मैगजीन में फ्रैंक देखता है कि किसी ने हैंक की बेटी को मौत के घाट उतार दिया था और जिस आदमी ने उसका कत्ल किया था उसका केस फ्रैंक ने लड़ा था और उस केस को जीत करके उस कातिल को बाइज्जत बरी करवा दिया था। इस चीज को देख करके फ्रैंक को सब कुछ समझ में आ जाता है कि हैंक ने उसकी फैमिली को मार करके फ्रैंक से अपना बदला लिया था। तभी हम फ्रैंक को देखते हैं जिसकी गाड़ी के शीशे पर एक नोट लिखा हुआ था। ये नोट फ्रैंक ने लिखा था। उसमें एक जगह के नाम के साथ आज रात 12 बजे हैंक को उस जगह पर आने के लिए कहा था। इससे हैंक समझ जाता है कि फ्रैंक को सब कुछ पता चल चुका है। अब हैंक रात को जैसे ही उस जगह पर जाता है फ्रैंक उस पर हमला कर देता है और इन दोनों के बीच में काफी देर तक जबरदस्त गोलियां चलती रहती है। लेकिन आखिर में ये दोनों आमने सामने आ जाते हैं और इनके बीच में जबरदस्त WWE की फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर फ्रैंक हैंक को बुरी तरीके से मारता है। फिर वो उसे जान से मारने के लिए अपने चाकू को बाहर निकालता है, लेकिन जैसे ही चाकू मारने लगता है तभी अचानक से रुक जाता है और सोचता है कि मैं अपने हाथ गंदे नहीं कर सकता, इसको कानून सजा देगा। फिर पुलिस आकर के हैंक को अरेस्ट कर लेती है और वो कोर्ट में अपने सारे गुनाहों को कबूल कर लेता है। फिर फ्रैंक अल्मा के साथ अपनी वाइफ और बेटी की कब्र पर जाता है और काफी टाइम बाद वो पहला वर्ड बोलता है कि वो अपनी वाइफ और बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी एक्ट ऑफ वेंजेंस खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही शानदार मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।